हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 12th के लिए हमने जो क्रैश कोर्स शुरू किया था उसमें हम पढ़ रहे थे 3D के बारे में। और 3D में हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स। ये क्वेश्चन जो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन था, इसमें से तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे आता है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बाद ये जो टॉपिक थे, इनमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, दो लाइन इंटरसेक्शन करती हैं या नहीं करती, ये कंडीशन फाइंड करना, और दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ये वाला टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस और इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इसमें से हम सबसे पहले एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल देखने से पहले हम कुछ लाइन के ऊपर बेसिक बात करते हैं कि लाइन कैसे बनती है, कैसे उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। इस चीज़ के बारे में हम पहले डिटेल से बात करते हैं, फिर हम देखेंगे कि इन दोनों टॉपिक के बारे में हमें इनको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं लाइन के बारे में। तो बेसिक में सबसे पहले हमने देखा था कि जब हम 11th क्लास में रेखा की समीकरण यानी लाइन की जो जनरल इक्वेशन देखते थे स्लोप फॉर्म में, वो देखते थे y बराबर mx प्लस c। और अगर बात करें हम जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म होती थी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब अगर देखा जाए इन दोनों इक्वेशंस को, तो इसमें दो ऐसे वेरिएबल हैं ऐसे कांस्टेंट हैं जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी m और c की वैल्यू बदलेंगे तो क्या होगा, हमारी रेखा की वैल्यू अलग अलग आएगी। m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है उस रेखा की स्लोप। तो m बदलेगी तो अलग अलग स्लोप के लिए अलग अलग रेखाएं आएंगी। और c होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट। तो वो इंटरसेप्ट अगर अलग अलग वैल्यू रखोगे तो अलग अलग लाइन्स आएंगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो लाइन होती है उसमें दो अननोन वैल्यूज़ हैं। अब अगर दो अननोन वैल्यूज़ हैं तो हमें अगर रेखा की समीकरण बनानी है तो हमें सिर्फ दो कंडीशन चाहिए। अगर दो कंडीशन मिल जाए तो हम किसी भी रेखा के समीकरण को लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में भी a और b दो ऐसी टर्म्स होती हैं जो अननोन होती है। c होता है वो a और b पे ही डिपेंड करता है। इसका मतलब a और b हमारे पास क्या है, दो ऐसी अननोन वैल्यूज़ हैं। अगर a और b की वैल्यूज़ मिल जाए तो c की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। अब किसी भी रेखा की समीकरण निकालनी है तो हमें कम से कम कितनी कंडीशन चाहिए? दो कंडीशन चाहिए। तो हम वेक्टर फॉर्म में भी या हम 3D में फाइंड करेंगे तो वो भी इसी तरह से फाइंड करेंगे। तो पहले हमें दो कंडीशन कैसी गिवन है कि एक रेखा जो एक पॉइंट से पास आउट होती है, एक पॉइंट से गुजरे और एक गिवन वेक्टर की क्या हो, पैरेलल हो। गिवन वेक्टर हमें दे रखा है m वेक्टर और एक पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो हमने ये कोई लाइन मान ली, ये जो लाइन है वो किसी पॉइंट A से पास आउट हो रही है। A पॉइंट को हमने ले लिया A वेक्टर, और किसी M वेक्टर के क्या है, ये समांतर है। तो ये दो कंडीशन होगी, एक तो ये पॉइंट से पास आउट हो रही है और एक M वेक्टर है जिसकी ये समांतर है। अब ये M वेक्टर तो बताएगा इसकी दिशा, और ये हमें एक कंडीशन दे रही है कि हमें जो लाइन है हमारी वो इस पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो अगर हम इन दोनों को मूल बिंदु से मिला दें, ओरिजिन से मिला दें, तो ओरिजिन से मिलाया तो ओरिजिन हमारा ये रहा। इस ओरिजिन से मिलाया तो ये ए वेक्टर हो गया, ए का स्थिति सदिश, और आर वेक्टर हो गया। ये हमने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया अपनी लाइन के ऊपर। तो इसका स्थिति सदिश हमारे पास क्या हो गया, आर वेक्टर। अब ये जो ए पी वेक्टर है हमने इसकी समीकरण निकालनी है। इस ए पी वेक्टर की हमने क्या निकालनी है, समीकरण। अब हमें ये पता है कि ये जो ए पी वेक्टर है वो किसके समांतर है, वो एम वेक्टर के समांतर है। अब दो वेक्टर अगर समांतर हैं तो हम उसको इस तरह से ले सकते हैं, ए पी वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू एम वेक्टर। और लैम्डा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब दो अगर समांतर वेक्टर होते हैं तो हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने का मतलब क्या है कि इनकी दिशा तो समान है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर हमें ए पी वेक्टर निकालना है तो ए पी वेक्टर आएगा क्या, ए पी वेक्टर आएगा ए पी वेक्टर यानी इसका स्थिति सदिश निकालें तो वो क्या आएगा, पी का स्थिति सदिश यानी पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर।
तो पी का पोजीशन वेक्टर कितना है आर वेक्टर और ए का पोजीशन वेक्टर कितना है ए वेक्टर। तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ए पी वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया और इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। तो हमने क्या किया, ये ए पी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी ऊपर वाले में, समीकरण 1 में। जैसे ही पुट करेंगे तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी ए पी वेक्टर की वैल्यू रख दी बराबर लैम्डा एम वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। तो ये जो समीकरण आई वो समीकरण हमारी लाइन की है, जो कैसी है, जो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है 3D में। अब इसमें ए वेक्टर है, वो तो है क्या, पॉइंट है जिससे रेखा पास आउट हो रही है, और एम वेक्टर वो वेक्टर है जिसके समांतर हमारी रेखा है। तो हमें अगर ये दो कंडीशन गिवन है तो हम रेखा की समीकरण इस तरह से लिखेंगे, लाइन की समीकरण इस तरह से लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। ए वेक्टर जिस पॉइंट से रेखा पास आउट हो रही है और एम वेक्टर जिस वेक्टर के समांतर हमारी रेखा है। तो ये आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म में रेखा की समीकरण है। तो ये आपने याद रखना है कि रेखा की जो समीकरण होती है वो वेक्टर फॉर्म में 3D में कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। अब आ जाओ जी कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो हमने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए, वहाँ हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो वहाँ हमने पोजीशन वेक्टर लिया था। यहाँ हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कार्टेशियन फॉर्म, यानी कार्तीय रूप। ए हमने पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 y1 और z1। इसका मतलब अगर ए वेक्टर को बनाएं तो ए वेक्टर क्या बन देगा, ए वेक्टर बनेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब इससे तो रेखा पास आउट हो रही है और इसके समांतर रेखा के DRS हमने ले लिए a b और c। कोऑर्डिनेट फॉर्म में ले रहे हैं तो हमने इसके डायरेक्शन रेशो ले लिए a, b, c। ये उस रेखा के हैं जो इस रेखा के समांतर है, ये उस रेखा के डायरेक्शन, यानी इसके समांतर जो भी रेखा है उसके डायरेक्शन रेशो क्या है, a, b, c। तो डायरेक्शन रेशो का अगर हम वेक्टर बनाएं तो एम वेक्टर क्या बनेगा, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। आर वेक्टर हमने कोई भी रेखा पर स्थित कोई बिंदु लिया था तो आर वेक्टर बराबर क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है। एक्स आपने कोई भी जनरल पॉइंट लिया तो जनरल पॉइंट को हम किससे लिखते हैं, एक्स वाई जेड से। तो एक्स वाई जेड को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, जो हमारी वेक्टर फॉर्म है उसमें रख देंगे। वेक्टर फॉर्म क्या होती है रेखा की, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। तो रखा तो आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर की वैल्यू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा, और आपने एम वेक्टर की वैल्यू रख दी। अब ये सारी वैल्यूज रख दी हमने। आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर की जगह रख दिया हमने x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा इंटू एम वेक्टर की जगह हमने रख दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब हम क्या करेंगे, आई कैप वालों को एक साथ लिखेंगे, जे कैप वालों को एक साथ लिखेंगे और के कैप वालों को एक साथ लिखेंगे। तो जैसे हम आई कैप वालों को साथ लेंगे तो आई कैप वाला x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप, y1 प्लस बी लैम्डा बी जे कैप, z1 प्लस लैम्डा सी के कैप। ये हमने सारी वैल्यूज रख दी। अब दो वेक्टर आपस में बराबर है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर किया तो x बराबर कितना हो गया, x1 प्लस लैम्डा आई, y बराबर y1 प्लस लैम्डा बी, z बराबर z1 प्लस लैम्डा सी। अब इन सब को सॉल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो वह लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इस x1 को इधर लेंगे तो x माइनस x1 बराबर लैम्डा आई, y माइनस y1 बराबर लैम्डा बी, z माइनस z1 बराबर लैम्डा सी। तो यहाँ की लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, x माइनस x1 बटे a बराबर लैम्डा, y माइनस y1 b बराबर लैम्डा, z माइनस z1 बटे c बराबर लैम्डा। यानी इन सब का रेशो लैम्डा आया। तो इन सब को हम बराबर रख सकते हैं, तो हमने इनको बराबर रख दिया। ये बन गया x माइनस x1 बटे a, y माइनस बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। यानी ये हमारी रेखा की समीकरण आ गई किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में। अब इसमें क्या क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं कि x1 y1 और z1 तो पॉइंट है जहाँ से हमारी रेखा पास आउट हो रही है, और a b c हमारी क्या है, उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो हैं जिससे हमारी रेखा, जिसके समांतर हमारी रेखा है या उसकी डायरेक्शन के बारे में बताने वाले ये डायरेक्शन रेशोज़ हैं। तो ये होगी हमारी एक बिंदु से जाने वाली रेखा की समीकरण। तो ये दो तरह से हमने लिख सकते हैं। पहला वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। ए वेक्टर से आपकी लाइन पास आउट हो रही है और एम वेक्टर के समांतर है। और यहाँ अगर एक पॉइंट से पास आउट होने वाली रेखा जिसके डायरेक्शन रेशो अगर आपको ए बी सी दे रखे हैं तो हम लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, हम लिखेंगे एक्स माइनस x1 बटे ए बराबर वाई माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। अब हम रेखा का दूसरा जो रूप है
उसमें हमें क्या दिया होगा, उसमें भी दो कंडीशन चाहिए हमें। तो दो कंडीशन किस तरह से दी है कि आपकी रेखा दो बिंदुओं से पास आउट हो रही है। अगर दो बिंदुओं से पास आउट हो रही है तो हम उसकी समीकरण निकालेंगे। तो ये हमारे पास लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने निकालनी है ए बी की। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, यानी ए से गुजरने वाली ए बिंदु, ए के निर्देशांक x1 y1 z1 और बी के x2 y2 z2। ए और बी ऐसे पॉइंट है जिनसे आपकी लाइन पास आउट हो रही है। हमने इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट पी ले लिया x y z, ये एक जनरल पॉइंट है। तो हमने ए का स्थिति सदिश बनाया मूल बिंदु के विद रिस्पेक्ट टू, तो ओ ए कितना हो गया ए वेक्टर, ओ बी कितना हो गया बी वेक्टर, और ओ सी कितना हो गया ओ पी कितना हो गया आर वेक्टर। ये सारे हमने लिख दिए इसमें। अब वेक्टर फॉर्म में हमने बनाना है सबसे पहले। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के पहले हम डायरेक्शन रेशो, इस बिंदु से पास आउट होने वाली और इस बिंदु से पास आउट होने वाली रेखा की डायरेक्शन रेशो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये क्या होते हैं, ए बी के डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे। दो बिंदु से जाने वाली रेखा की डायरेक्शन रेशो हमने पढ़े थे कैसे निकालते हैं, तो हमने निकाल दिए। अब सेम वही काम करेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन, बी का पोजीशन वेक्टर कितना था बी वेक्टर, और ए का पोजीशन वेक्टर कितना था ए वेक्टर। तो हो गया ए बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। ए पी वेक्टर का अगर निकालें, ए पी वेक्टर कौन सा था, इसी ए बी के बीच में ए पी वेक्टर है। तो ए पी वेक्टर कितना आएगा, पी वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ओ पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओ पी वेक्टर कितना है आर वेक्टर, और ओ ए वेक्टर कितना है ए वेक्टर। तो हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये दोनों जो ए पी वेक्टर हैं और ए पी वेक्टर हैं, ये दोनों क्या हैं, संरेख हैं। संरेख होने का मतलब क्या हुआ कि ए की रेखा के पार्ट हैं, ए बी रेखा है उसी में पार्ट है ए पी। तो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में संरेख हैं। और संरेख जो वेक्टर होते हैं वो आपस में समांतर भी होते हैं। समांतर होते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पी वेक्टर है वो लैम्डा ए बी वेक्टर के बराबर है। तो ए पी वेक्टर की वैल्यू रख दी हमने, लैम्डा ए बी वेक्टर की वैल्यू रख दी हमने। तो ये बन गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की वेक्टर फॉर्म आ गई। अब वेक्टर फॉर्म में क्या क्या है, आर वेक्टर जनरल पॉइंट है, ए वेक्टर कौन सा है जिससे रेखा पास आउट हो रही है, और बी वेक्टर भी कौन सा है जिससे रेखा पास आउट हो रही है। तो यहाँ से दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन में हम जैसे वहाँ किया था वैसे हम यहाँ कर सकते हैं। आर वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर को लिखेंगे तो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो बी वेक्टर हमने एक्स टू वाई टू जेड टू लिया था, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप आएगा। अब आई कैप वालों को एक साथ लिखो, जे कैप वालों को एक साथ लिखो और के कैप वालों को एक साथ लिखो। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर लैम्डा, वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई वन बराबर लैम्डा, जेड माइनस जेड वन बटे जेड टू माइनस जेड वन बराबर लैम्डा। तो ये हमारे पास दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की कार्टेशियन फॉर्म आ गई। हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई वन, और जेड माइनस जेड वन बटे जेड टू माइनस जेड वन। यानी ये आपके पास क्या आ गई, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण आ गई। तो सिंपली हमने ये याद रखना है कि अगर एक बिंदु से जाने वाली रेखा की वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो वो क्या होगी, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। और आर वेक्टर यहाँ पे कोई भी जनरल पॉइंट है रेखा के ऊपर, और ए वेक्टर जिससे आपकी रेखा पास आउट हो रही है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। अब लैम्डा ए वेक्टर तो क्या है, जनरल पॉइंट है जिससे रेखा आपकी पास आउट हो रही है, एम वेक्टर क्या है जिसकी रेखा आपकी समांतर है। और अगर हम इसी को हम लिखेंगे इसमें कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स माइनस एक्स वन बटे ए बराबर वाई माइनस वाई वन बटे बी बराबर जेड माइनस जेड वन बटे सी। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आएगी। इसी तरह से अगर हम रेखा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण लिखें तो वो क्या आएगी, वो आएगी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर से रेखा पास आउट हो रही है। और अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई वन बराबर जेड माइनस जेड वन बटे जेड टू माइनस जेड वन। अब हम इसके ऊपर देखते हैं कोई एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है कि एक बिंदु से जाने वाली, एक बिंदु दे दिया 5,2,-4 से पास आउट होने वाली, तथा हमें एक रेखा दे दी जिसके समांतर हमने रेखा निकालनी है 3i प्लस 2j माइनस 8k के समांतर रेखा का समीकरण निकालो। तो हम दोनों फॉर्म निकालेंगे, इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी और वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म लिखें तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा और एम वेक्टर के समांतर रेखा की समीकरण हमने ये याद रख रखी है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। अब अगर बिंदु ए के बारे में बात करें, बिंदु ए दे रखा है 5,2,-4, तो इसका पोजीशन वेक्टर बनाएं तो क्या बनेगा 5i प्लस 2j माइनस 4k, और एम वेक्टर हमें दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू रख दो प्लस लैम्डा एम वेक्टर की वैल्यू रख दो। तो ये हमारे पास रेखा की समीकरण आ गई, वेक्टर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो हमने इसको भी थोड़ा जनरल सॉल्व कर रखा है, आर वेक्टर की वैल्यू रख दी, बाकी सब वैसे का वैसे पड़ा है। आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आई कैप वालों के एक साथ, जे कैप वालों के एक साथ और के कैप वालों के एक साथ। अब कंपेयर कर दी, कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकाली तो ये बन गई x माइनस 5/3 बराबर y माइनस 2/2 बराबर z प्लस 4/-8। ये हमारे पास रेखा की समीकरण आ गई। आप सीधा भी लिख सकते हो, अगर आप सीधा लिखना चाहो इसके डायरेक्शन रेशो बनेंगे 3,2,-8। ए बी सी की वैल्यू ये आ गई, x1 y1 z1 की वैल्यू ये आ गई 5,2,-4। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा की कार्टेशियन फॉर्म है और आपकी वेक्टर फॉर्म है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए हमने क्या किया, दो रेखाएं ले ली, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। एक को हमने ले लिया m1 वेक्टर और दूसरे को हमने नाम दे दिया m2 वेक्टर। ये जो रेखा है वो ए वेक्टर के समान से गुजर रही है और ये जो रेखा है, एक रेखा a1 से गुजर रही है और m2 वाली रेखा है वो a2 से गुजर रही है। तो हमारी समीकरण क्या बनेगी, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा m1 वेक्टर, आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा m2 वेक्टर, लैम्डा डैश ले लिया हमने। तो ये दोनों रेखाओं की हमने समीकरण लिख दी। लैम्डा और लैम्डा डैश कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब ये दो रेखाएं बन गई। अब मान लिया कि इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा एंगल। अब थीटा एंगल होने का मतलब क्या है कि वेक्टर में हम एंगल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अब थीटा कौन होगा, जो इनकी दिशाओं के बीच के में कौन है, और दिशा किसके पास कौन बताता है, दिशा बताता है हमारे पास जो एम वेक्टर और m2 वेक्टर दे रखे हैं। यानी या तो डायरेक्शन रेशो बोल दो इसको, या डायरेक्शन रेशो का जो भी आपका पोजीशन वेक्टर है वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में। तो हमें दो वेक्टर दिए हैं मेनली, m1 वेक्टर एक दिशा, पहली रेखा की दिशा m1 वेक्टर है, दूसरी रेखा की दिशा m2 वेक्टर है। यानी हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है कोस थीटा बराबर m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर बटे m1 का मॉड प्लस m2 का मॉड इनटू m2 का मॉड। तो इस तरह से हम दो रेखाओं के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम उनकी दिशाएं नोट करेंगे, दिशाएं नोट करने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में रेखाएँ दे रखी तो कार्टेशियन फॉर्म में रेखा कैसे दी जाती है, x माइनस x1, पहली रेखा दे दी x1 y1 z1 से पास आउट हो रही है, और a1 b1 c1 इसके क्या है, डायरेक्शन को रेशो है। तो ये बन गया x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1। ये पहली रेखा दे दी, और दूसरी रेखा हमें दे दी x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 z माइनस z2 बटे c2। यानी ये रेखा x2 y2 z2 से पास आउट हो रही है, और a2 b2 और c2 के क्या हैं, इसके डायरेक्शन रेशो हैं। तो हमने ये सब चीज़ें लिख दी यहाँ पे। अब अगर पहली रेखा की दिशा बनाए तो दिशा क्या बनेगी, जो इसकी डायरेक्शन रेशो उसका पोजीशन वेक्टर बना दो। डायरेक्शन रेशो का पोजीशन वेक्टर पहली रेखा बनाया तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, दूसरी का बनाया तो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब m1 वेक्टर भी आ गया, m2 वेक्टर भी आ गया, तो इनके बीच का एंगल हम किससे निकालेंगे, कोस थीटा से। कोस थीटा बराबर m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर बटे m1 का मॉड m2 का मॉड। m1 का मॉड निकालने का मतलब इस वेक्टर का मॉड निकालना है आपने, पहले वेक्टर का मॉड निकालना है। तो पहले वेक्टर का मॉड क्या आएगा, इसका मापांक क्या आएगा, रूट ऑफ a1 वेक्टर का स्केयर, a1 का स्केयर प्लस b1 का स्केयर प्लस c1 का स्केयर। m2 वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो a2 वेक्टर का स्केयर प्लस b2 वेक्टर का स्केयर प्लस c2 वेक्टर के स्केयर का रूट। अब कोस थीटा हमने रख दिया, a1 रख दिया, ये a2, ये m1 और m2 की वैल्यू रख दी। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा में क्या बचेगा, m का मॉड और m2 का मॉड है। ये सब मॉड हमने रख दिया। अब अगर इनको अलग अलग करें बटा में इस तरह से, a1 के बटा में हम m1 वेक्टर को m1 वेक्टर का मॉड लिख दें और a2 के बटा में m2 वेक्टर का मॉड लिख दें, तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा L1 और ये क्या बन जाएगा L2। यानी जो डायरेक्शन रेशो थे वो क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे।
तो डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे तो कोस थीटा का फॉर्मूला हम सीधा भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन अगर गिवन है किसी दो रेखाओं की तो हम कैसे निकालेंगे, कोस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो इस तरह से आप रेखाओं के बीच का एंगल निकाल सकते हो। अब कुछ कंडीशंस हैं, जैसे थीटा अगर 90 डिग्री हुआ, थीटा 90 डिग्री हुआ तो क्या हो जाएगा, कोस 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो क्या बन जाएगा, कोस 90 0 होने का मतलब ये चीज़ बनेगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो ये हमारी कंडीशन आ गई। और अगर थीटा बराबर 0 हुआ तो इनका रेशो बराबर रहेगा, A1/A2 का रेशो बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और ये रेशो भी L1/L2 बराबर M1/M2 प्लस बराबर N1/N2। अगर ये हुआ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। तो ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। हमें एक रेखा दे दी 5 - x/3 बराबर y + 3y - 4 z - 7/0, और दूसरी रेखा दे दी x/1 बराबर 1 - y/2 बराबर z - 6/2। इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ दे रखा है 5 - x, लेकिन हमारी रेखा में होता है x - x1। यहाँ दे रखा है x1 - x, तो हमने इसको चेंज किया तो ये बन गया x - 5/-3। ये सही है y + 3/-4, ये सही है z - 7/0। तो हमने रेखा की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको हमने लिख दिया x - 0/1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 1 - y दे रखा था, लेकिन हमारी रेखा में होता है y - y1, तो y - y1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा y - 1/-2 और z - 6/2। अब पहली जो रेखा है उसकी डायरेक्शन रेशो कितनी है, -3 - 4 0, यानी M1 वेक्टर क्या बना, -3i कैप -4j कैप प्लस 0k कैप। और दूसरी जो लाइन है उसके जो डायरेक्शन रेशो है 1, -2, 2, तो M2 वेक्टर कितना बन गया, i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। अब इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो एंगल कितना आ जाएगा, कोस थीटा बराबर M1 वेक्टर डॉट M2 वेक्टर बटे M1 का मॉड बटे M1 का मॉड इंटू M2 का मॉड। इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। M1 वेक्टर हमने रख दिया, M2 वेक्टर रख दिया, इनका मॉड हम निकालेंगे तो ये बनेगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और M2 वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर का रूट, यानी ओवरऑल कोस थीटा बना -3 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 0 × 2। ये बन गया 16 और 9 25, और ये बन गया 4 8 और 1 9, यानी ये बना ओवरऑल कोस थीटा बराबर -3 + 8। इनका डॉट प्रोडक्ट किया हमने सिंपल, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ हो जाएगा, के वाला 0 हो जाएगा क्योंकि इसके पास के कैप नहीं है। तो -3 + 8/25 का रूट और रूट 9, तो ये बन गया कोस थीटा बराबर 5/5 × 3। 5 से 5 कैंसिल आउट, कोस थीटा बराबर कितना हो गया 1/3, यानी थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 1/3। तो ये हमारे पास दो रेखा के बीच का एंगल आ गया। अब इसी में सेकंड टाइप का एक और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो पॉइंट से पास आउट होती है और निम्न रेखाओं के परपेंडिकुलर है। रेखाएं कौन कौन सी दे दी, पहली रेखा x/1 बराबर y/2 बराबर z/3। इसके अगर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो की बात करें तो ये बन गया 1, 2, 3। इसको लिख दिया 1, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू 3। इसी तरह से दूसरी रेखा दे दी x + 2y - 3 y - 1/2 z + 1/5। a2 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 5। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से हमेशा कंपैरिजन करना। जैसे ये रेखा है x + 2 दे रखा है, इस रेखा में तो हमारे पास होती है x - x1, तो इसका मतलब ये रेखा किस पॉइंट से गुजर रही है, ये x1 की वैल्यू यहाँ पे -2 है। तो इस तरह से पॉइंट कौन सा है जिससे रेखा पास आउट हो रही है, 2, 1, -1। जहाँ पे प्लस आ गया वहाँ पॉइंट माइनस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें फाइंड कर ली। अब हमने मान लिया कि जिस लाइन को हमने फाइंड करना है उसकी डायरेक्शन रेशो a, b, c है। a, b, c है, तो a, b, c अगर हमने डायरेक्शन रेशो इसके मान ली तो ये जो डायरेक्शन रेशो है इन दोनों रेखाओं के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब a, b, c इसके भी लंब है और इसके भी लंब है। तो हम यहाँ कंडीशन यूज़ कर लेंगे। तो हमारी जो रेखा है उसके बारे में ये भी दे रखा है कि ये कौन से पॉइंट से गुजर रही है, -1, -3, -2। तो ये पॉइंट हमने यहाँ रख दिया। तो ये बन गया x + 1/a बराबर y - 3/b बराबर z + 2/c। ये हमारे पास रेखा की समीकरण आ गई जो हमने निकालनी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, a, b और c की वैल्यू। उसके लिए हमें कंडीशन ये दे रखी है कि लाइन ये वाली लाइन है वो रेखा पहले के भी क्या है, रेखा इस रेखा के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो हमने ये कंडीशन लगा दी।
तो A1 A2 इसको मान लिया 1 2 3, इसके डायरेक्शन रेशो ये थे, और लाइन 1 कौन सी थी जिसके डायरेक्शन रेशो ABC थे, तो इसको लिख दिया 1 इंटू A प्लस 2 इंटू B प्लस 3 इंटू C बराबर 0। यानी ये समीकरण बन गई A प्लस 2B प्लस 3C बराबर 0। ये होगी इक्वेशन नंबर A। और लाइन फर्स्ट है वो आपकी परपेंडिकुलर है इस लाइन के भी, x/2 -3 y-1/2 बराबर z+1/5। इसके डायरेक्शन रेशो कितने, -3, 2, 5। इस पर भी हमने कंडीशन लगा दी, तो बन गया -3a प्लस 2b प्लस 5c बराबर 0। ये हमारे पास b आ गया, समीकरण b आ गया। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हमें a b c की वैल्यू निकालनी। तो ये समीकरण थी a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0, -3a प्लस 2b प्लस 5c बराबर 0। तो अगर हमने डायरेक्शन रेशो निकालने, तो ये एक तरह के रेशो होते हैं, तो रेशो होते हैं तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू निकालेंगे। तो ए के बटा में हमने ये रखने हैं जो इनके बी और सी के कोफिशिएंट है, 2 2 3 5। इसकी मैट्रिक्स आपने डिटर्मिनेंट बना दी। बी के बटा में लिख दिया 3, ये वाला बी को छोड़ दिया, बी को छोड़ने के बाद पहले सी वाले कोफिशिएंट फिर ए वाले कोफिशिएंट। इससे क्या होगा, माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा। अगर आप इस तरह से सीधे लिखते हो, पहले ए वाला फिर ये वाला, तो आप ऊपर माइनस लगा देना। और ये बन गया C/1, -3 2, 2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो a बटे कितना आएगा, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 6, 10 - 6। इसको सॉल्व करेंगे तो -9 -5, और c को लिखेंगे तो 2 इंटू 1 -3 इंटू 2। तो ये ओवरऑल ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी a/4 प्लस बराबर b/-14 बराबर c/8। अब इन सब में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन लिए तो ये बनेगा 2 -7 और 4। तो a की वैल्यू तो इन सब को हमने बराबर मान लिया k, तो a की वैल्यू 2 के, b की वैल्यू -7 के, और c की वैल्यू 4 के आगे। तो हमने रख दी वैल्यू ये x+1/2 के, a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, और c की वैल्यू दी। k से k कट गया, यानी ओवरऑल हमारी रेखा की समीकरण क्या आ गई, x+1/2 बराबर y-3/-7 बराबर z+2/4। ये हमारी रेखा की समीकरण है। तो इस तरह से 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। तो इसको हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। हमें एक ये लाइन दे दी और एक ये लाइन दे दी। इन दोनों लाइन को देने के बाद वो कह रहा है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये लाइंस इंटरसेक्शन कर रही हैं आपस में या नहीं कर रही। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये बन गया x-4/1 y+3/-4 बराबर z+1/7, और दूसरी रेखा दे दी x-1/2 बराबर y+1/-3 बराबर z+10/8। अब पहली रेखा के बराबर तो हमने मान लिया r1, पहली रेखा के बराबर r1 मान लिया, तो यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल ली। तो x y z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x-4/1 बराबर r1, y+3/-4 बराबर r1, z+1/7 बराबर r1। तो x-4 बराबर r1 हो गया, y+3 बराबर -4 r1, z+1 बराबर 7 r1। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी, x y और z की वैल्यू हमें मिल गई। x बराबर r1+4, y बराबर -4 r1 -3, और z बराबर 7 r1 -3। ये लाइन एक पर स्थित कोई भी जनरल पॉइंट है, r1 की वैल्यू बदलो, अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। अब दूसरी रेखा, इसको हमने इसके बराबर मान लिया r2, तो सेम हमने x y z की वैल्यू निकाल ली। तो दूसरी रेखा पर स्थित बिंदु ये आ गया, ये भी जनरल पॉइंट है। r2 की अलग अलग वैल्यू के लिए दूसरी रेखा पर स्थित अलग अलग बिंदु मिलेंगे। अब अगर ये दोनों रेखाएं आपस में इंटरसेक्शन कर रही हैं, तो इंटरसेक्शन करने का मतलब इन दोनों रेखाओं में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो कॉमन होगा। कॉमन होने का मतलब वो दोनों रेखाओं के ऊपर होगा, तो दोनों रेखाओं के ऊपर होगा तो इसी कंसेप्ट को यूज़ कर लेंगे। दोनों रेखाओं पर होने का मतलब इनमें एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों पॉइंट बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमने पहली रेखा पर बिंदु निकाला था, जनरल बिंदु, कोई भी जनरल पॉइंट था ये वाला, और दूसरी रेखा पर हमने एक जनरल पॉइंट निकाला, ये दोनों आपस में एक कंडीशन में बराबर होंगे। कौन सी कंडीशन में, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो प्रतिच्छेद करने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों कंडीशंस को x के कोफिशिएंट, x वाला कोऑर्डिनेट बराबर रख दिया, y वाला रख दिया और z वाला रख दिया। तो हमें 3 समीकरण मिल गई, r1 - 2r2 + 3, -4 r1 + 3 r2 - 2, 7 r1 - 8 r2 + 9 बराबर 0। यानी हमने जो 2 पॉइंट जनरल निकाले उनको हमने बराबर रख देना है। एक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसको x के बराबर, y का कोऑर्डिनेट, पहले का जो x कोऑर्डिनेट है उसे दूसरे के x कोऑर्डिनेट के बराबर, पहले का y कोऑर्डिनेट दूसरे के y कोऑर्डिनेट के बराबर, पहले का z कोऑर्डिनेट दूसरे के z कोऑर्डिनेट के बराबर, ये हमने रखना है। ये रखने के बाद हमारे पास ये 3 समीकरण बन जाएंगे। अब इन 3 समीकरण में से किन्हीं भी 2 को सॉल्व करना है। तीनों में से 2 को हम सॉल्व कर लिया, 2 को सॉल्व करके हमने r1 और r2 की वैल्यू निकाल ली।
R2 की वैल्यू 2 आ गई, R1 की वैल्यू 1 आ गई। ये हमने वैल्यू निकाली। अब ये जो R1 और R2 की वैल्यू निकाली है उसे आपने थर्ड समीकरण जो बच गई उसमें रख के देखना है। हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हम इसको रख के देखेंगे। हम अगर पहली और ए और सी को सॉल्व करते हैं तो ए और सी से जो भी R1 R2 की वैल्यू मिली उसको हमने बी में रखना है। अगर रखने के बाद हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, थर्ड इक्वेशन को भी वो पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तब तो रेखाएं आपस में काट रही हैं, अदरवाइज़ वो नहीं काटेंगी। तो हमने करना क्या है, 3 समीकरण जो बनी है, तीनों कोऑर्डिनेट से 3 समीकरण बनेंगी। उनमें से आपने क्या करना है, 2 समीकरण को सॉल्व करना है। 2 समीकरण को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आई उसको तीसरी समीकरण में रख के देखना है जो बच गई। अगर तीसरी समीकरण भी उन वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है तब तो क्या होगा, तब तो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अदरवाइज़ नहीं करेंगी। तो हमने जब भी रख के देखा R1 और R2 को वैल्यू रखी तो हमारी रेखाएं क्या कर रही हैं, आप ये थर्ड समीकरण भी R1 और R2 की वैल्यू के लिए संतुष्ट हो रही है। अब ये दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। यहाँ प्रतिच्छेद करती है, नहीं, गलत है, प्रतिच्छेद करती हैं। अब प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो क्या करना है, अपने R1 की जो भी वैल्यूज़ आई हैं उनको पॉइंट में रख दो। R1 और R2 की वैल्यू पॉइंट में रखने पर पहला पॉइंट तो मिलेगा, R1 + 4 है तो R1 की वैल्यू यहाँ रख के आप पहला पॉइंट निकाल सकते हो। तो पहला पॉइंट आ जाएगा 5 - 7 और 6, और R2 की वैल्यू दूसरे में रख के आप क्या निकाल सकते हो, दूसरा पॉइंट। तो ये दोनों एक तरह से एक ही पॉइंट आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन कर रही हैं तो सेम पॉइंट ही आएगा। तो दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम पॉइंट आ रहा है। तो इस तरह से इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। तो अब आपके पास 2 हमने टॉपिक कवर किए, एक तो एंगल वाला और दूसरा हमने कौन सा, इंटरसेक्शन वाला। तो इंटरसेक्शन में आपने सिंपली याद रखना है क्या, इंटरसेक्शन में आप ये याद रखोगे कि 2 रेखाएं तभी प्रतिच्छेद करेंगी जब हमने कोऑर्डिनेट को बराबर रखने से 3 समीकरणें बनी। उन तीनों समीकरण में से किन्हीं भी 2 से R1 R2 की वैल्यू निकालें, अगर वो तीसरी को सेटिस्फाई कर जाए तब तो क्या होगा, रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही होंगी और अदरवाइज़ नहीं करेंगी। तो ये आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर बनाएंगे जिससे आपका 3D पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।